Hello everyone, I am Sangeeta Dwivedi, Assistant Professor of Modern Institute of Pharmaceutical Sciences Indore. Today I am going to discuss about composition of blood. Let's start. So it is a simple diagrammatic presentation of composition of blood. Here we can see blood has if अगर हम count करें total body fluid की, then the 8% of body fluid is occupied by blood and other occupied by other tissues and body fluids. So इस 8% जो ब्लड है इसमें कौन सा कंटेंट कितना है, लेट्स सी. So this 8% of blood divided into two main portion as we discussed in our previous lecture. First is blood plasma, second is formed elements or we can say blood cells like red blood cells, white blood cells and cell fragments like platelets. So the amount of 55% of blood actually is made up of blood plasma and remaining 45% is made up of by red blood cells, white blood cells and platelets. So let's talk about one by one. If we are talking about blood plasma, then more than 91% of more than 91% part of plasma is made up of water, right? And जो other remaining part है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं एंड रिमेनिंग 1.5 से 2% वाले पार्ट्स में अदर सॉलिड्स आ जाते हैं. अदर सॉलिड्स इंक्लूडेड लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स, वेरियस न्यूट्रिएंट्स, gases, waste product, carbon dioxide, various ion like potassium, sodium, calcium. So these all comes under the category of solids, which make a smallest volume of blood. Majority of volume of blood plasma is made up of by water. And the second major part of plasma is plasma proteins. 7% of plasma is made up of by proteins and majorly here importantly अगर हम बात करें तो there are three major plasma proteins are there like albumins, globulins and fibrinogen. और 1% में फिर बाकी दूसरे प्रोटीन्स आ जाते हैं. बाकी मेजोरिटी में अगर हम बात करें तो जो तीन इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो है एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन. एल्बुमिन्स 54% कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबुलिन्स 38% है और फाइब्रिनोजन 7% बनाते हैं इस टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का. So let's talk about formed elements or blood cells. So 45% of blood is made up of by blood cells and the main cells is red blood cell, white blood cell and platelets. So basically role of RBC is in transportation. White blood cells प्रोटेक्शन का काम करते हैं मेनली एंड प्लेटलेट्स का जो रोल है वो है क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में. तो ये नंबर आर प्रोवाइडेड लाइक जो पर माइक्रोलीटर में अमाउंट जो है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कितने होते हैं. सो आरबीसी मिलते हैं 4.8 टू 5.4 मिलियन की रेंज में पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में. डब्ल्यूबीसी जो है वो 5000 टू 10,000 नंबर्स में मिलते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में. और प्लेटलेट जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक मिलते हैं per microliter of blood में. So if we are going to compare all these three cells, so WBC are the least cell which are present in blood in numbers, right? Not least important means ये नंबर में सबसे कम है ब्लड में अगर हम तीनों सेल्स की बात करें, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है. लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट है नंबर्स में क्योंकि सिर्फ 5 से 10,000 तक मिलती है. प्लेटलेट्स को बहुत क्लियरली हम सेल नहीं बोल सकते. दे आर नॉट एक्चुअली सेल, दे आर पार्ट ऑफ सेल्स. मेगा कैरियोसाइट इज अ सेल, अ लार्ज सेल which will fragment and which will get broken and formed platelets. These platelets are very much important in blood clotting process.
सो नाउ अगर हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो व्हाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप्स के होते हैं। आरबीसी एक ही टाइप की होती है, प्लेटलेट्स भी एक ही टाइप की होती है, बट डब्ल्यूबीसीज नंबर में कम है। उसके अलावा भी वो हम उतने भी जो डब्ल्यूबीसीज मिलते हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसीज 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जितनी भी टाइप्स की डब्ल्यूबीसी है, इनके सभी के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग फंक्शंस हैं। और जो मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी है, वो मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी का जो नंबर 60 to 70% डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और सबसे कम जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, सबसे कम जो डब्ल्यूबीसी हैं वो बेसोफिल्स होती हैं, जो कि नॉर्मली 0.5 to 1% तक की होती हैं ब्लड में। ब्लड के 1 माइक्रोलीटर का ये आपकी जो रेंज दी है, पर माइक्रोलीटर में रेंज मेंशन है। So here I'm going to discuss in detail about plasma. So the water is covering more than 91% of plasma. It's a liquid portion of blood, and it's provided. It acts like a solvent and suspending medium for various components of blood. It absorbs, transport, and releases heat also. And 7% is covered by plasma proteins, which exert osmotic pressure, maintain water balance between blood and various tissues, and also responsible for regulating blood volume. Albumin plasma protein is the smallest plasma protein and produced by liver, and its number of means जो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन मिलता है प्लाज्मा में वो एल्ब्यूमिन है, and it is important for the transportation of protein and for fatty acid transportation. Globin is also produced by liver, and it is also produced by plasma cells, and it also transports iron, lipids, and fat soluble vitamins. Fibrinogen is important for blood clotting process, and it is also produced by liver. So most of the plasma proteins are produced by the liver. Remember this, most of the plasma proteins are produced by liver. So other solutes and electrolytes included positively and negatively charged ions like sodium, potassium, chloride, sulfate, etc. And they help to maintain the osmotic pressure and play important role in functioning of cells. न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ब्लड में जाते हैं, एंड ब्लड में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टुवर्ड्स ऑल बॉडी सेल्स। और इस फिर जो बॉडी सेल्स होती है वो उन डिफरेंट जो डाइजेस्टिव पार्ट्स रहते हैं, लाइक अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। गैसेस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है ये गैसेस प्रेजेंट रहती हैं ब्लड में, और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है हमारी सभी बॉडी सेल्स को डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, और एज वेल एज जब सेल्स हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, और ये एक्सेलेशन के थ्रू लंग्स से बाहर कर दिया जाता है। रेगुलेटरी सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, लाइक वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर प्रेजेंट. Hormones produced by endocrine glands, and they are responsible for regulating metabolism and growth and development of body tissues and cells. वेस्ट प्रोडक्ट जो है मोस्ट ऑफ द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, और इनको भी ब्लड जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट है, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं है, तो इन्हें जो ब्लड होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। Now the second most important part of blood is formed elements or cells. So सबसे पहले हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। तो इसके फंक्शंस हम सभी को मालूम है। रेड ब्लड सेल्स का बेसिकली फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टू बॉडी सेल्स, so that the oxygen get this oxygen and uses this oxygen in their metabolic activity. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो शेप है बायकॉन्केव डिस्क होता है। ये एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आरबीसी के सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस होती है, और इसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है।
डायमीटर ऑलमोस्ट 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। नंबर की अगर हम बात करें पर माइक्रोलीटर में, तो फीमेल्स में ये 4.8 मिलियंस होता है, मेल्स में 4.5 मिलियन टू 5.6 मिलियन तक इसकी रेंज हो सकती है। WBC की अगर हम बात करें तो 5,000 टू 10,000 WBC प्रेजेंट हो सकती हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। और इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है फॉरेन जो सब्सटेंस है, जो पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, उनसे कॉम्बैट करना और बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इनका जो लाइफ स्पैन है WBC का, क्योंकि नंबर ऑफ टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, तो टाइप के अकॉर्डिंग इनका जो लाइफ स्पैन है वो वेरी करता है। कुछ जो WBC होती हैं वो सिर्फ 24 आवर तक या कुछ आवर तक ही जिंदा रह सकती हैं, जबकि कुछ जो WBC होती हैं वो कई दिनों तक लाइव रह सकती है, और कुछ WBC तो कई सालों तक भी जिंदा रह सकती है। तीसरा टाइप है ग्रेनुलर लिकोसाइट। ग्रेनुलर लिकोसाइट में 3 WBC आ जाती हैं, जिसमें पहला है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स WBC की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मिलने वाली WBC न्यूट्रोफिल्स हैं। इनका लाइफ स्पैन कम होता है, 24 आवर के अंदर ये डेड हो जाती हैं। इनका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। ये जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है ये न्यूट्रोफिल्स के डायग्राम है, जो कि स्टेन किए गए हैं। यहाँ पे ब्लू कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इस न्यूक्लियस में 3 लोब हैं जो एक पतले से धागे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम जो एक क्रोमेटिन की स्ट्रैंड है, तो इसमें 2 से 5 लोब तक हो सकते हैं और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं वाया क्रोमेटिन। इसका जो फंक्शन है न्यूट्रोफिल्स का, न्यूट्रोफिल्स वो पहली सेल है जो कि किसी भी कॉम्बैट में, अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो उस टाइम जो सबसे पहला कॉम्बैट होता है WBC और पैथोजेंस के बीच में, उसमें जो सबसे पहले पहुंचने वाले WBC है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। दूसरी जो सेल है इओसिनोफिल्स हैं। ये 2 to 4% ऑफ WBC कवर करती है। इनका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर तक होता है। इनके पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लोब होते हैं जो कि क्रोमेटिन्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जो इओसिनोफिल्स है बेसिकली एलिमिनेट्स करती है पैरासाइट्स को। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में भी इनका फेगोसाइटोसिस रोल रहता है, और ये डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस में भी इफेक्ट शो करती है। बेसोफिल सबसे कम मिलने वाली WBC है, 0.5 to 1% तक ही WBC मिलती है बेसोफिल्स हमारे ब्लड में। इसका डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर है। इसके न्यूक्लियस में कई सारे जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो मिलते हैं, और इसका जो बेसिकली फंक्शन है वो एलर्जिक रिएक्शंस में रहता है। इसमें हिपेरिन और हिस्टामिन स्टोर रहते हैं, तो जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये बेसोफिल्स हिस्टामिन और सेरोटोनिन को, हिस्टामिन और हिपेरिन को रिलीज कर देते हैं, जिससे ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। लास्ट जो टाइप है वो है ए ग्रेनुलर लिकोसाइट का, जिसमें 2 टाइप की सेल्स आती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। 3 टाइप की सेल्स होती हैं, और ये कवर करती है टोटल WBC का 20 to 25%। ए ग्रेनुलर लिकोसाइट इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर मिलने वाली जितनी भी WBC से, उन सभी को जब हम स्टेन करते हैं तो उनमें हमें ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। ये डिफरेंट ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। इन ग्रेन्यूल्स में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स स्टोर हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो ए ग्रेनुलर लिकोसाइट है, इनकी सेल को जब हम स्टेन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको ए ग्रेनुलर लिकोसाइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ए ग्रेनुलर का मतलब है कोई भी ग्रेन्यूल्स जो है वो लिकोसाइट्स में प्रेजेंट नहीं है। इनका डायमीटर 6 to 9 माइक्रोमीटर होता है। रेंज है ये। इनका न्यूक्लियस राउंड भी हो सकता है, थोड़ा सा इंडेंटेड भी हो सकता है। इसका जो बेसिक फीचर है वो ये है कि साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कल स्काई ब्लू बना के रखता है, एक रिम बना के रखता है। तो ये इनका एक स्पेशल फीचर है। इनका जो रोल होता है लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में हेल्प करती हैं, फॉरेन पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, उनको किल करने में हेल्प करती हैं, और अल्टीमेटली जो एग्रेनुलर लिकोसाइट्स है ये हमको फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में हेल्प करती है। फिर आती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो सेल्स है हमारी, मोनोसाइट्स का जो शेप है, न्यूक्लियस का जो शेप है वो मैच करता है हॉर्स शू शेप कह सकते हैं उसको, या किडनी शेप होता है ये कवर करती है 3 to 8%,
और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ब्लू से ग्रे कलर का दिखाई देता है आफ्टर स्टेनिंग। इनका जो फंक्शन है ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने में मदद करती है। इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है कई माइक्रोबियल इन्फेक्शन में, और ब्लड सेल से निकलने आई मीन आर्टरीज और वेन से निकलने के बाद मोनोसाइट्स अगर किसी टिश्यू स्पेस में पहुंचती हैं तो वहां पर यही मोनोसाइट जो रहती है वो फेगोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फेगोसाइट्स जो रहती है वो फेगोसाइटोसिस करवाती है, जो कि फर्दर फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। Platelets and thrombocyte, as we discussed previously, like they are not cells, they are the fragments of cell, and the cell is megakaryocytes. So इनका role है basically they play important role in clotting process. So uh, in the clotting process, platelet plug is formed. After forming the platelet plug, various chemicals are released, and by the help of those chemicals, the clotting process is getting started. So this is all for today. Thank you so much.